आप मुझे इस तरह कमरे से बाहर नहीं निकाल सकते। छोड़िए मेरा हाथ। शादी करके आई हूँ या कोई भाग कर नहीं आई हूँ। दुल्हन के जोड़े में सची महक इस वक्त अरमान मलिक पर पूरी तरह बरस पड़ी थी। अरमान मलिक ने दांत पीसते हुए उसे घूरा। पहली रात की दुल्हन हो, इसलिए लिहाज कर रहा हो, इसलिए सिर्फ कमरे से निकाल रहा हूँ। और उसकी कलाई को दोबारा सख्ती से दबोचकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन अगले ही पल महक ने उसकी कलाई पर इतनी जोर से काट लिया कि अरमान बस उसे देखता ही रह गया। और उसने झटके से उसकी कलाई को छोड़ दिया। पागल जंगली लड़की। वो कलाई को सहलाते हुए गुस्से से लाल पीला हो गया। सेम टू यू। इतना कहकर महक जैसे ही पलटी, अरमान ने पीछे से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो अचानक हुए इस हमले से सीधे उसके सीने से जा टकराई। एक पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगी थी और दिल की धड़कनें जैसे एक ही रफ्तार पर आ गई थी। महक ने खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाना चाहा। वो इन रोमांटिक पलों के असर में नहीं आना चाहती थी, खासकर तब जब सामने वाले इंसान की नज़र में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। छोड़िए मुझे, इतनी सख्ती से पकड़ रखा है कि मेरी नाजुक सी कमर तोड़कर रख दी है। मेरी दुल्हन होना तुम। अरमान ने उसकी कमर पर अपनी उंगलियों की पकड़ और मजबूत करते हुए कहा। महक का दिल एकदम से जोर से धड़कने लगा। उसने बात संभालते हुए कहा, तो फिर पहली रात की दुल्हन के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, रोमांस की बातें करते हैं। अरमान ने भी अब बात को दूसरा ही रंग दे दिया था। उसने महक को थोड़ा और खींचकर खुद से लगा लिया और उसकी कॉलर बोन पर अपने दांत गड़ा दिए। महक तड़प उठी और बुरी तरह छटपटाने लगी, लेकिन उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पाई। अरमान की शिद्दतें और बढ़ने लगी थी। उसके होठ महक की गर्दन से होते हुए उसकी, हाय मम्मी मैं मर गई, ये किसने रास्ते में टेबल रखी थी, मेरा पैर ही तोड़ दिया। वो चीखती चिल्लाती हुई अपना पैर पकड़कर गहरी सांस लेते हुए एक तरफ बैठ गई थी। पास से गुजरते हुए अरमान ने जब उसकी चीखें सुनी तो उसने झुंझलाकर अपनी उंगलियों से कान बंद कर लिए। क्या हुआ मेरे बच्चे को? कहाँ चोट लग गई? सायरा बेगम ने महक के पास आते हुए उसका पैर देखा। उसके अंगूठे का नाखून टूट गया था, जिस पर महक जरूरत से ज्यादा तमाशा खड़ा कर रही थी। अरे कोई देखो मेरी बेटी को। अरे अरमान बेटा जरा यहाँ आओ। उन्होंने जाते हुए अरमान को आवाज दी। जी चाची। मेरी बेटी का पैर देखो, कितना खून बह रहा है। मम्मा मुझे हॉस्पिटल ले चलो, ये नकली डॉक्टर मुझे कहीं ऊपर ही ना पहुंचा दे। महक की इस बात पर अरमान ने गुस्से में अपने होठ भींच लिए। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरा दिल तो यही करता है कि तुम्हें सीधा ऊपर पहुंचा दो, लेकिन चाची का लिहाज कर रहा हो। वो सोफे पर उसके पास बैठा और उसका पैर देखने लगा। नौकरानी भागकर फर्स्ट एड बॉक्स ले आई। अरमान उसका जख्म साफ करके बैंडेज लगा रहा था और साथ ही महक की सिसकियां भी जारी थी। चाची इसका मुंह बंद करवाए, वरना मैं इसे यही छोड़कर चला जाऊंगा। वो उसके रोने से तंग आ चुका था। हाय, एक तो मुझे चोट लग गई है, ऊपर से ये इंसान मुझे डांट रहा है। मम्मा आप किसी और को बुला दीजिए जो मुझे ताने ना मारे। वो रोने लगी तो सायरा बेगम ने नाराजी भरी नजरों से अपनी भतीजे को देखा। अरमान ने नाम ही सिर हिला दिया। तभी मेन गेट से एक गाड़ी अंदर आती हुई दिखाई दी। वे तीनों ही हैरान थे। गाड़ी से उतरते लोगों को देखकर तीनों अपनी जगह पर सन रह गए। वे कोई और नहीं उनके अपने ही थे, लेकिन अब पराये हो चुके थे। सालों पहले वे इस हवेली को छोड़कर जा चुके थे, लेकिन आज इतने सालों बाद अगर वे वापस लौटे थे तो यकीनन किसी अच्छे मकसद से तो नहीं आए थे। सायरा बेगम की नजरें गाड़ी से उतरने वाली औरत पर टिक गई। आमना बेगम, उनकी बहन और उनकी जेठानी भी थी। कहने के तो बहन थी, लेकिन सिर्फ नाम की। उन्होंने कभी सायरा बेगम के साथ बहनों जैसा बर्ताव नहीं किया था। बचपन से लेकर जवानी तक और फिर शादी से लेकर बुढ़ापे तक उन्होंने अपनी बहन के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत और जलन ही पाल रखी थी। इस सब के बावजूद सायरा बेगम ने कभी उनसे बदतमीजी नहीं की थी, यहाँ तक कि कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी। उनकी हर जाति को चुपचाप सह लिया। किस्मत का खेल देखिए कि दोनों बहनें एक ही घर में ब्याह कराई थी, लेकिन वक्त और हालत ने ऐसी पलटी मारी कि सायरा बेगम तो इसी घर की बहू बनकर रह गई। पर आमना बेगम अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली गई। अपने शोहर के अपाहिज होने के बाद वो यहाँ नहीं रुकी, लेकिन आज 15 साल बाद वापस आई थी। उनका अंदाज पूरी तरह बदल चुका था, एकदम मॉडर्न लुक और शाही अंदाज। फाइनली आई एम बैक। वो अपना पर्स लहराते हुए चारों तरफ घूमकर देखने लगे। जैसे छोड़कर गई थी हवेली बिल्कुल वैसी ही है, जरा भी नहीं बदली। और ना ही तुम, अब भी वैसी ही हो घिसी पिटी। आमना ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, जिसे सुनकर महक और अरमान के माथे पर बल पड़ गए। मॉम, क्या ये हमारी हवेली है? लाइक सीरियसली, कितनी ओल्ड फैशन है। एक मॉडर्न लड़की ने आगे बढ़ते हुए आमना बेगम से कहा। पुराने जमाने में ऐसे ही बड़े बड़े हवेली जैसे घर हुआ करते थे, लेकिन जहाँ टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है, ये लोग वही के वही रह गए।
उनके साथ आए एक जवान लड़के ने भी अपनी राय दी। वे दोनों आमना के बच्चे थे, नखरीले, फैशनेबल और घमंडी। क्यों? आप लोग क्या चांद से आए हैं या किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं? महक की जुबान में खुजली होने लगी। वो बिना बोले रह ना सकी। उन तीनों ने महक को इस तरह देखा जैसे वो दुनिया का आठवां अजूबा हो। अरमान बेटा, महक को लेकर अंदर जाओ। सायरा बेगम को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वो बाहर खड़ा लड़का उनकी बेटी को इस तरह लगातार घूर रहा था। अरमान ने भी ये नोटिस कर लिया था, इसलिए वो तुरंत महक को सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। अरे क्या कर रहे हो? मेरा पैर! महक ने अरमान के कंधे पर धीरे से मार दिया। अरमान ने उसे आंखें दिखाकर घूर कर देखा। उन दोनों की इस नोकझोंक को बाहर से आए उन तीनों लोगों ने बड़े अजीब अंदाज में देखा। अरमान, मुझसे चला नहीं जाएगा? मैं एक फिर से रोनी सूरत बनाकर बोली। अगले ही पल अरमान ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अंदर कमरे की तरफ चल दिया। बाहर खड़े मेहमान तो हैरान थे ही, खुद महक भी शौक रह गई। अरमान के इस तरह अचानक उठाने से उसकी धड़कनें तेज हो गई। अरमान ने उसे बहुत आराम से बेड पर लिटाया और पीछे हट गया। कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, वो सीरियस होकर कहता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अरमान, ये लोग कौन है? मैं एक बेड पर टिक कर बैठते हुए पूछने लगी। पता नहीं, देखता हो। ज्यादा दर्द हो तो बताना, पेन किलर दे दूंगा। उसकी फिक्र करता हुआ वो बाहर निकल गया। मैं एक सोचने लगी, हमेशा लड़ने वाला बंदा इस तरह फिक्र भी कर सकता है। उसके दिल में अजीब सी गुदगुदी होने लगी। बाहर आमना बेगम सायरा को जानबूझकर गुस्सा दिलाने के लिए ताना मारते हुए बोली, वैसे तुम्हारी जेठानी और तुम्हारे शोहर कहीं दिख नहीं रहे? वे यही रहते हैं या उन्हें भी तुमने घर से निकाल दिया? आप यहाँ किस काम से आई है? सायरा बेगम ने सीधे और सख्त लहजे में पूछा। तुम मुझसे इस तरह सवाल करने वाली कोई नहीं होती। जितना ये हवेली तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की है, उतना ही इस पर मेरा और मेरे बच्चों का भी हक है, वो चिढ़कर बोली। उनके ये शब्द बाहर आते हुए अरमान ने भी सुन लिए थे। सायरा बेगम का सब्र भी आज जवाब दे गया। वो बोली, 15 साल पहले आप सारे रिश्ते खत्म करके यहाँ से जा चुके हैं। फिर आज अचानक इस हवेली की याद कैसे आ गई? इस पर आमना बेगम ने एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, तुम तो यही चाहती थी कि मैं कभी लौट कर ही ना हो। वो सायरा के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी। सायरा बेगम ने भी पलटकर करारा जवाब दिया। आप जिस ईगो और घमंड के साथ इस हवेली से निकली थी, मुझे तो लगा था कि आप मर जाएंगी लेकिन कभी वापस नहीं आएगी। इस बात पर आमना चिढ़कर बोली, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा सायरा कि तुम सबको जिंदा छोड़कर मैं अकेली ही मर जाऊंगी? सायरा ने उन्हें बड़ी नाराजगी और नफरत भरी नजरों से देखा। चाची, सब ठीक तो है? अरमान से रहा नहीं गया तो उनके पास आया और गंभीरता से पूछने लगा। हाँ अरमान, अब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब आगे का पता नहीं। अपनी बहन की तरफ देखते हुए और सिर झटकते हुए सायरा बोली, खैर तुम्हारी बातें बाद में सुनेंगे। अभी हम बहुत थके हुए हैं और थोड़ा आराम करेंगे। आमना अपना सामान उठाती हुए अंदर की तरफ बढ़ गई, जहाँ वे पहले रहा करती थी। चाची, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये अहमद चाचू की वाइफ है ना? अरमान ने पूछा। हाँ अरमान, ये वही है। 15 साल पहले ये अपना हिस्सा लेकर यहाँ से जा चुकी थी। अहमद भाई को भी इन्होंने छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि वे अपाहिज हो गए और व्हीलचेयर पर आ गए। तब आमना ने साफ कह दिया था कि उसे एक अपाहिज शोहर की सेवा नहीं होगी। उसे अपने हिस्से की जायदाद चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को यहाँ से ले जा सके और उन्हें एक अच्छा फ्यूचर दे सके। उस वक्त अहमद भाई पूरी तरह टूट गए थे। उन्हें यकीन ही नहीं आया कि जो उनका हिस्सा बनता था उसे कहीं ज्यादा उन्हें दे दिया गया। लेकिन आज वो किस हक से वापस आई है, इस सवाल का जवाब तो अब घर के बड़े ही उनसे लेंगे, क्योंकि सायरा अकेले उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। अच्छा, आप फिक्र मत कीजिए, पापा आकर खुद सब हैंडल कर लेंगे। मुझे देर हो रही है, मैं हॉस्टल चलता हूँ। अरमान ने उन्हें रिलैक्स करने की कोशिश की और बाहर जाने लगा, लेकिन सायरा ने उसे रोक दिया। अरमान, आज मत जाओ, जब तक सब लोग वापस नहीं आ जाते। तुम प्लीज मत जाओ। ना जाने क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अच्छा, आप परेशान मत होइए, मैं नहीं जाता, घर पर ही हूँ, अरमान ने कहा। उसने चाची को हमेशा हंसते मुस्कुराते और मजाक करते देखा था। आज पहली बार वो उन्हें इतना घबराया हुआ देख रहा था। सायरा बेगम उन पलों को कैसे भूल सकती थी जब उनकी बहन ने इस पूरी हवेली में अपना दबदबाया बनाया हुआ था और वे चुपचाप पिसती चली जा रही थी। वो तो अल्लाह ने उनकी सुन ली और आमना खुद यहाँ से चली गई। मलिक की हवेली में 3 भाइयों के परिवार रहते थे। सबसे बड़े भाई थे दिलावर मलिक और उनकी बीवी सलमा। उनका इकलौता बेटा था अरमान मलिक, जो उनकी पूरी दुनिया था और पेशे से एक डॉक्टर था। दूसरे नंबर पर थे अहमद मलिक और उनकी बीवी आमना, जिन्हें एक बेटी थी समीरा और बेटा सलमान। और सबसे छोटे थे उस्मान और उनकी बीवी सायरा। इन दोनों की लव मैरिज हुई थी।
सायरा असल में आमना की छोटी बहन थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि उनकी बड़ी बहन उनसे हमेशा जलती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उस्मान से शादी की, क्योंकि उस्मान उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और वे खुद भी उन्हें पसंद करती थी। वक्त गुजरता गया। बड़ी भाभी सलमा स्वभाव की बहुत अच्छी थी। उन्होंने हमेशा पूरे परिवार को जोड़कर रखा, जबकि आमना उनके बिल्कुल उलट थी। आमना के चले जाने के बाद हवेली में फिर से खुशियां लौट आई। सायरा ने भी खुलकर हंसना बोलना शुरू कर दिया था। फिर उन्हें एक चांद जैसी प्यारी सी बेटी महक हुई, जो पूरे घर की लाडली थी। वह अरमान से हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी, पर दिल ही दिल में उसे पसंद भी करती थी। और जहां तक अरमान की बात थी, तो वह हमेशा उसे चिढ़ता ही रहता था। क्या हो गया सायरा, तुम रो क्यों रही हो? उस्मान मलिक से फोन पर बात करते हुए वो बस रोए जा रही थी। मैं क्या बोलूं, आप बस जल्दी से घर वापस आ जाइए, वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली। अच्छा, पहले रोना बंद करो। क्या उसने तुमसे कुछ कहा? फिलहाल तो सिर्फ यहाँ पर कब्जा जमाने आई है, वो भी अपने बच्चों के साथ। ना तो आप घर पर है, ना भाई साहब, और ना ही भाभी। आप खुद सोचिए, मैं अकेले उसका मुकाबला कैसे करूंगी? तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? भाई साहब और भाभी शाम तक आ जाएंगे, और मैं भी जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब तक हम वापस नहीं आते तुम मुझसे बात मत करना। वो जो कहती है या करती है उसे करने दो। हमारे आने तक वेट करो, और प्लीज यार, रोना बंद करो। उस्मान ने उनके रोने पर परेशान होते हुए कहा। उस्मान साहब इस वक्त तुरंत वापस नहीं आ सके थे, इसलिए वह सिर्फ अपनी बातों से ही अपनी बीवी को तसल्ली दे रहे थे। ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। तुम मुझे परेशान कर रही हो सायरा। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर देखना चाहता हूँ। फिर इस तरह कमजोर मत पड़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उस औरत से जाकर लड़ो, लेकिन मेरे आने तक बस अपना और बच्चों का ख्याल रखो, ठीक है? सायरा बोली। उन्हें कुछ और तसल्ली भरे शब्द कहकर उस्मान मलिक ने फोन काट दिया, लेकिन दिल ही दिल में वो खुद भी बहुत परेशान हो गए थे। वे जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आमना का आना किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं था। सायरा अपनी बड़ी बहन आमना को एक हद तक ही कड़ा जवाब दे सकती थी। वो आज भी अपनी बड़ी बहन की बहुत इज्जत करती थी। ऐसे में अगर आमना ने कुछ हद से ज्यादा ज्यादती कर भी दी, तो वह आगे से पलटकर जवाब नहीं देने वाली थी। ये सब सोचते हुए उस्मान मलिक ने अपने बड़े भाई दिलावर मलिक को कॉल मिलाई। वो इस वक्त अपने एक दोस्त के बेटे की शादी में अपनी बीवी के साथ गए हुए थे, और उनकी वापसी शाम तक होने वाली थी। कॉल रिसीव होते ही उस्मान मलिक ने अपने बड़े भाई को सायरा के साथ हुई सारी बात बता दी। ये अब क्या लेने आई है यहाँ? इस औरत का तो मुझे समझ ही नहीं आता। 15 साल बाद इसे फिर से हवेली की याद आ गई। दिलावर मलिक गुस्से के बहुत तेज थे। उन्हें आमना बेगम शुरू से ही पसंद नहीं थी, लेकिन आमना की किस्मत अहमद के साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए वे हमेशा चुप रहे। और फिर बच्चे हो जाने के बाद तो वो बिल्कुल भी उनके मामलों में दखल नहीं देते थे। भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप जितनी जल्दी हो सके भाभी के साथ घर वापस जाइए, ताकि पता चले कि वो किस मकसद से आई है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सायरा अकेले उसे हैंडल नहीं कर पाएगी। उस्मान मलिक के लहजे में परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलता हूँ। तुम वहाँ आराम से अपना काम पूरा करके आओ। दिलावर मलिक ने अपने भाई को तसल्ली दी, तो उस्मान के दिल को थोड़ा हौसला मिला। दूसरी तरफ आमना बेगम ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है सलमान? अब और आगे क्या चाहते हो तुम? तुम्हें इस हवेली में आना था, मैं ले आई। अब इसे आगे और क्या करना है? आमना बेगम यहाँ सिर्फ अपने बच्चों की वजह से आई थी। इन दोनों बच्चों को ये पुश्तैनी हवेली देखनी थी, और यहाँ से अपने लिए अपना हक मांगना था। मम्मा, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, और आप अभी से परेशान हो रही है। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है आपको यहाँ पर। सलमान के इरादे आमना को ठीक नहीं लगे। देखो सलमान, मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ, 15 साल पहले मैं यहाँ से अपना सब कुछ, अपना हिस्सा लेकर जा चुकी हूँ, और उसी हिस्से के पैसों से मैंने शहर में घर लिया था। अब हम अपनी हंसती खेलती जिंदगी छोड़कर यहाँ हवेली में क्या लेने आए हैं? मम्मा, वो आपने अपना हक लिया था, अब हम अपना हक लेंगे। उनके औलाद होने के नाते इस हवेली के वारिस हम भी हैं, सिर्फ ये दो लोग नहीं जो यहाँ मौजूद है। सलमान के लहजे से नफरत साफ झलक रही थी। आमना बेगम नामे सिर हिलाकर रह गए। वे अपने बच्चों को इस हवेली से दूर रखना चाहती थी, उनके अपनों से दूर, उनके बाप से दूर। लेकिन आज वही बच्चे हक मांगने के नाम पर उन्हें वापस इसी हवेली में खींच लाए थे। देखते हैं कि तुम लोगों को तुम्हारा हक देते हैं या धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालते हैं। उनके इन कड़वे शब्दों पर समीरा ने भी चिढ़कर अपनी माँ की तरफ देखा। ऐसा कैसे हो सकता है मम्मा? जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता, हम यही रहेंगे। समीरा पहले तो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी,
लेकिन अब उसका इरादा बदल चुका था। शायद उसे वह हैंडसम लड़का पसंद आ गया था जो महक के पास खड़ा था। मुझे तुम दोनों की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। खैर, जो करना है करो। लेकिन मुझे इतना पता है कि जैसे ही दिला और भाई वापस आएंगे, वे हमें इस हवेली में टिकने नहीं देंगे। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए और दोनों भाई बहन एक दूसरे को गहरी नजरों से देखने लगे। अब दोनों मिलकर आगे की प्लानिंग करने लगे, क्योंकि कुछ भी करके उन्हें इस हवेली में ही रुकना था। अब कैसा है पैर? शाम को महक को गार्डन में देखकर सलमान उसके पास चला आया। महक ने पलटकर उसकी तरफ हैरानी से देखा। क्या तुम डॉक्टर हो? महक के इस तीखे अंदाज पर सलमान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन कजिन तो हूँ ना, उसने थोड़ा फ्लर्ट करने वाले अंदाज में कहा, जिसे महक ने तुरंत पहचान लिया। मुझे तुम जैसे कजिन की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अपनी हद में रहो। इस करारे जवाब पर सलमान के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। लेकिन मुझे तुम्हारी जैसी कजन बहुत पसंद है। वो फिर से अपनी हरकतों पर उतर आया था। देखो, बड़े पापा के आते ही तुम लोगों को वैसे भी इस हवेली से जाना ही पड़ेगा, लेकिन जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं, मुझे लग रहा है कि तुम अभी के अभी बेइज्जत होकर यहाँ से जाना चाहते हो। मैं के जवाब पर सलमान ने उसे गुस्से से देखा। बहुत तीखी जुबान है तुम्हारी, क्या खाती हो? अब वो उसे जबरदस्ती फ्रैंक होने की कोशिश करने लगा और उसके पास पड़ी एक चेयर पर बैठ गया। महक ने उसे बहुत चिढ़कर देखा। इसी दौरान अंदर आते हुए अरमान की नजर भी उन दोनों पर पड़ी और ये सीन देखकर उसका दिमाग घूम गया। महक अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और कुर्सी का सहारा लेकर मुश्किल से संभलते हुए बोली, ओह हेलो, तुम्हें पूरी हवेली में बैठने के लिए यही जगह मिली थी? बल्कि एक काम करो, तुम यही बैठे रहो। बाहर का जो मेन गेट है ना, वो यहाँ से बहुत पास पड़ता है, तुम्हें जाने में आसानी होगी। वो खड़ी तो हो गई, लेकिन उसका पैर थोड़ा लड़खड़ाया। सलमान ने तुरंत आगे बढ़कर उसे थामना चाहा। ठीक उसी पल अरमान वहां पहुंच गया और उसने सलमान का हाथ बेहद सख्ती से पकड़ लिया। एक पल के लिए पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। महक ने एक नजर अरमान को देखा, जिसने उसे गिरने से बचाकर अपने सीने से लगा रखा था। अरमान ने सामने खड़े सलमान को बेहद गुस्से में घूरते हुए झटके से उसका हाथ छोड़ दिया, जिसे वह 2 कदम पीछे हट गया। सामने खड़े अरमान मलिक को देखकर सलमान एक पल के लिए घबरा गया। सामने खड़े अरमान मलिक को देखकर सलमान एक पल के लिए घबरा गया। भले ही अरमान मलिक उम्र में उससे छोटा था, लेकिन उसकी बॉडी और भरे भरे मसल्स देखकर वो कहीं से भी सिर्फ एक सीधा साधा डॉक्टर नहीं लग रहा था। अपनी हद में रहो। अरमान मलिक के इस गुस्से वाले अंदाज को देखकर सलमान ने अपने होठ भींच लिए और वहां से चुपचाप निकल गए। अरमान ने पलटकर एक तीखी नजर महक पर डाली। महक ने उसे एक प्यारी सी स्माइल दी, अनजाने में ही सही, लेकिन अरमान की इस केयर को देखकर उसका दिल अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ था। जब पैर का दर्द ठीक नहीं हुआ है तो यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? क्या कमरे में चैन नहीं मिल रहा था? अरमान मलिक के इस गुस्सेल अंदाज पर महक ने मुंह बनाया और उसके करीब आकर उसके कॉलर से बिना बात की धूल झाड़ने लगी। कमरे में दिल घबरा रहा था, इसलिए बाहर आ गई। बड़े पापा और बड़ी मम्मा अभी तक नहीं आए क्या? तुम्हारे पास फोन है ना? कॉल करके खुद पूछ लो। लेकिन जब तक पैर का दर्द ठीक नहीं होता, रूम में ही बैठे तो ज्यादा बेहतर है। वो इतना कहकर आगे बढ़ने लगा कि महक ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब मैं इस दर्द वाले पैर से चलकर कैसे जाऊं? जैसे आई थी वैसे ही जाओ। महक ने नखरे दिखाए। तुम्हें यहाँ हिना लेकर आई थी ना? वो अब सर्वेंट क्वार्टर में चली गई है, तो अब तुम मुझे खुद ले जाओ ना, मेरे प्यारे डॉक्टर। महक ने अरमान मलिक के गाल को प्यार से खींचते हुए मुस्कुरा कर कहा, अपने इन हाथों को कंट्रोल में रखो महक, वरना मेरे हाथों से तुम्हारे हाथ गायब हो जाएंगे। अरमान ने उसके हाथ को खुद से दूर किया और माथे पर बल लाते हुए गुस्से में बोला, हाँ भाई, बहुत कीमती गाल है आपके, जैसे छूने से मेले हो जाएंगे। चलो अंदर। अरमान ने उसकी बात को इग्नोर किया और उसे सहारा देकर अंदर कमरे की तरफ ले जाने लगा। दूर खिड़की पर खड़ी समीरा ने ये पूरा नजारा अपनी जलती हुई आंखों से देखा। रात के 9 बजे तक दिलावर साहब घर वापस लौट आए थे और इस वक्त सब लोग हवेली के बड़े से हॉल में इकट्ठा थे। आमना बेगम ने अपनी बात सबके सामने रख दी कि उनके बच्चों को यहाँ रहना है और उन्हें अपना हक चाहिए। साथ ही आमना बेगम ने यह भी साफ कह दिया कि उनका खुद का इस हवेली में रहने का जरा भी मन नहीं है। कुछ पलों के लिए वहां सन्नाटा छा गया। दिलावर मलिक ने सलमान और समीरा की तरफ देखा। तुम दोनों को इस हवेली में रहना है, अपना हक चाहिए, लेकिन क्या तुम दोनों ने एक बार भी मुझसे ये पूछा कि तुम लोगों का बाप कहाँ है? उनके इस अचानक किए गए सवाल पर वो दोनों बुरी तरह चौंक गए। वाकई इन दोनों बच्चों ने तो क्या, खुद आमना बेगम ने भी एक बार भी अपने उस शौहर के बारे में नहीं पूछा था, जिन्हें वो 15 साल पहले अपाहिज हालत में छोड़कर यहाँ से चली गई थी। उनके इस सवाल पर आमना बेगम ने अपनी नजरें चुरा ली, जबकि सलमान और समीरा
बिना डरे सीधे उनकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। आपने कौन सा कभी हमारी खबर ली जो अब हम उनकी खबर लेते? सलमान ने ढिठाई से जवाब दिया। सलमान की इस बदतमीजी और बेरुखी को देखकर दिलावर मलिक के माथे पर बल पड़ गए। फिर तो तुम दोनों को इस हवेली में खड़े होने का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि जो हक तुम लोग यहाँ मांगने आए हो वो तुम लोगों के बाप की वजह से ही है। जब बाप तुम लोगों के लिए कोई मायने ही नहीं रखता तो फिर हक किस चीज का? दिलावर मलिक की इस बात पर सलमान बिल्कुल खामोश हो गया। भाई साहब, खून का रिश्ता है, ऐसे टूट तो नहीं सकता। आमना बेगम ने मुंह बनाते हुए कहा। सही कहा तुमने, एक खून के रिश्ते ही होते हैं जो सबसे ज्यादा तकलीफ भी देते हैं और सबसे ज्यादा सहारा भी। खैर, साफ साफ बताओ कि तुम लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि इस हवेली में तो मैं तुम लोगों को रहने नहीं दूंगा। जो भी तुम्हारी डिमांड है वो बताओ। दिलावर मलिक ने सीधे और साफ शब्दों में कह दिया। भाई साहब, अब आप मेरे बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आमना बेगम के इन शब्दों पर दिलावर मलिक ने गुस्से में अपने होठ भींच लिए। जो चाहिए चुपचाप बताओ, लो और यहाँ से अपने बच्चों को लेकर चली जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना मेरे पास कानून का रास्ता चुनने का ऑप्शन भी है। दिलावर मलिक के सख्त रवैये को देखकर आमना बेगम और उनके दोनों बच्चे अंदर से घबरा गए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, तो हमें 2 करोड़ रुपए चाहिए। अचानक से सलमान की इस बड़ी सी डिमांड पर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। दिलावर मलिक ने उन्हें बड़े अफसोस के साथ देखा और फिर अपनी वाइफ सलमा की तरफ इशारा किया कि वे जाकर चेकबुक ले आए। जैसे ही वो चेकबुक लेकर आई, उन्होंने उसमें 2 करोड़ की जगह पूरे 5 करोड़ का चेक काटा और आमना बेगम की तरफ बढ़ा दिया। ये तुम लोगों की औकात से कहीं ज्यादा है। उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद तुम लोग कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। चेक को उनके सामने टेबल पर फेंकते हुए वो बेहद सख्त लहजे में बोले। उनके इस अंदाज को देखकर वो तीनों बिल्कुल खामोश हो गए। आमना बेगम ने सलमान को इशारा किया कि वो चेक उठा ले। उसने चुपचाप चेक उठाया और अपनी माँ की तरफ देखा। ठीक है, हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। आमना बेगम आखिरकार हार मानते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। उनके पीछे पीछे दोनों बच्चे भी अपने अपने रूम की तरफ चले गए जहाँ वे रुके थे। आपको क्या लगता है, क्या लोग सच में चले जाएंगे? सलमा ने अपने शौहर के पास बैठते हुए पूछा। वे सिर्फ पैसों के लिए आए थे और पैसा उन्हें मिल गया है, अब उन्हें जाना ही पड़ेगा। दिलावर मलिक एक गहरी सांस लेते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे। वहां सलमा ने अपने आंसू पोंछते हुए सायरा को गले से लगा ले। पागल, तुम क्यों रो रही हो? भाभी, वो कैसी औरत है? कहने को वो मेरी सगी बहन है, लेकिन कितनी स्वार्थी है। उसे सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं और ऐशो आराम से प्यार है। दौलत, पैसा, जायदाद, बस यही उसकी जिंदगी है। अहमद भाई से उसे ना कल कोई मतलब था और ना आज है। सायरा को अपनी बहन की इस हरकत पर बहुत दुख हो रहा था। दूसरी तरफ अरमान और महक खामोशी से खड़े थे। उस्मान मलिक अरमान की तरफ मुड़े। तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। वो उसके कंधों पर थपकी देते हुए और एक नजर अपनी बीवी को देखते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। सायरा बेगम भी दुखी मन से अपने शौहर के पीछे पीछे चली गई। अब वहां सिर्फ सलमा बेगम और अरमान रह गए थे। मम्मा, कुछ मत कहना अरमान, तुम्हें जो कहना था वो तुमने कह दिया है और मैंने सुन लिया है। अब इसके आगे मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। सलमा बेगम ने उसे बीच में ही रोक दिया। आप एक बार उससे मिल तो ले, वो बहुत अच्छी है। अचानक अरमान के मुंह से ये बात सुनकर कमरे की तरफ बढ़ती सलमा बेगम के कदम वहीं रुक गए। इसका मतलब था कि अरमान किसी और को पसंद करता था। सलमा बेगम ने एक गहरी सांस ली। होगी अच्छी, लेकिन वो मेरी महक से ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। इतना कहकर वो भी वहां से चली गई, जबकि अरमान नाम में सिर हिलाकर रह गया। महक, महक, महक। हर वक्त सबके होठों पर बस एक ही नाम रहता है। वो नहीं चाहता था कि महक इस घर में और ज्यादा रहे। हमेशा हर चीज में महक को ही सबसे ऊपर रखा गया था और अब वो इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए उसने महक के बजाय अपने साथ काम करने वाली एक लेडी डॉक्टर आलिया के बारे में बात करनी चाहिए थी, लेकिन उसकी माँ ने तो बिना सुने ही साफ इनकार कर दिया। दूसरी तरफ महक रोते हुए अपने कमरे की तरफ भागी और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अरमान ने उसे इस तरह रिजेक्ट कर दिया है। वो दरवाजे से सटकर फुट फुट कर रोने लगी। अरमान ऐसा कैसे कर सकता है? क्या एक ही घर में रहते हुए उसके दिल में मेरे लिए कभी कोई फीलिंग्स पैदा नहीं हुई? अभी कुछ दिन पहले जब सलमान ने मुझे छूना चाहा तो अरमान ने कितनी बुरी तरह उसका हाथ झटक दिया था, और आज साफ शब्दों में सबके सामने इतनी आसानी से कह दिया कि उसे महक से शादी नहीं करनी। वो जमीन पर बैठकर घुटनों पर सिर रख के रोई जा रही थी। वो सिसकियां लेते हुए अपने उस प्यार का मातम मना रही थी जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। हवेली में जैसे कोई मातम सा छा गया था। सब लोग खामोश थे और एक दूसरे से कटे कटे से रहने लगे थे। दिला और मलिक ने भी अपने बेटे को बहुत समझाया था
कि वो महक से शादी करने से मना ना करे। महक उन्हें बहुत प्यारी थी और वे नहीं चाहते थे कि उसकी शादी खानदान से बाहर हो। लेकिन अरमान मलिक अपनी बात पर अड़ा रहा और उसने उनकी एक ना मानी। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। महक का रिश्ता तय हो गया, सारा बेगम की सहेली के बेटे आरिस के साथ। आरिस विदेश से आया था और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद दोनों परिवारों ने मुंह मीठा कर लिया और जाते जाते वो महक को सगाई की अंगूठी भी पहना गए। महक बिल्कुल शांत हो गई थी। वो कहती भी तो क्या और किससे कहती, जब उसका प्यार ही एक तरफा था। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर सबके सामने झूठी मुस्कान बिखेर रही थी। सब लोग उसे दुआएं दे रहे थे, लेकिन बस वही एक इंसान उसे बधाई देने पास नहीं आया। वो दूर ही खड़ा रहा। मेहमानों के जाने के बाद महक खुद उठकर अरमान के पास चली आई, जो गार्डन के एक कोने में अकेला खड़ा था। अरे ओ कुसुम, ऐसी भी क्या नाराजगी कि मुझे बधाई तक नहीं दी। वो अपनी नम आंखों में मुस्कान समेटे अरमान के सामने आकर खड़ी हो गई। अरमान ने बस एक नजर उसे देखा और अगले ही पल अपना मुंह फेर लिया। क्या सुनना चाहती हो तुम? उसके लहजे में गजब की संजीदगी थी। कुछ नहीं। महक भी एकदम सीरियस होकर सामने देखने लगी। इस बीच ठंडी सर्द हवाएं उसे छूकर गुजर रही थी। वह अपनी उंगली में पहनी सोने की अंगूठी को देखती हुई बड़ी कड़वाहट के साथ मुस्कुराई। बहुत प्यारी है। अचानक उसके मुंह से ये बात सुनकर अरमान चौंक गया। उसने महक की तरफ उलझन भरी नजरों से देखा। एरिंग? वो अचानक अपना हाथ अरमान के सामने करके दिखाने लगे। उसके नाजुक से हाथ में अंगूठी वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अफसोस वो अरमान मलिक के नाम की नहीं थी। हाँ, प्यारी है, अरमान ने कहा, पर ना जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सा तूफान मचा हुआ था। वो महक से पूछना चाहता था कि उस दिन जब सलमान ने उसे चुना था तो उसने उसे हाथ तक नहीं लगाने दिया था, और आज वो किसी और के नाम की अंगूठी पहनकर बैठी थी, किसी और की होने जा रही थी। क्या इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? आप कब कर रहे फिर शादी? पसंद तो कर ली होगी अपनी जैसी ही कोई लेडी डॉक्टर। वह एक प्यारी सी मुस्कान के साथ दुखी दिल से पूछ रही थी। मुझे नींद आ रही है। अरमान उसकी बात को इग्नोर करता हुआ अंदर की तरफ बढ़ने लगा। जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो आप बहुत खुश होंगे ना? उसकी इस बात पर अरमान ने एक पल के लिए पलटकर उसे देखा। मिस करेंगे मुझे? आज महक उसे तुम के बजाय आप कहकर बुला रही थी। उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जिसे देखकर अरमान के दिल में कुछ खो देने का डर जागा। वो उसे बिना कोई जवाब दिए अंदर चला गया और महक वही ठंडी हवाओं के बीच एक गहरी सांस लेकर रह गई। आंखों से आंसू बह जा रहे थे, लेकिन फिर भी चेहरे पर वही झूठी मुस्कान थी। महक और आरिफ दोनों इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी थी। महक पहली बार किसी अनजान लड़के से मिलने आई थी। कल उनका निकाह होने वाला था, लेकिन आरिस को उससे पहले एक बार मिलना था। महक यहाँ अकेले नहीं बल्कि अरमान के साथ ही मिलने आई थी। अरमान बाहर गाड़ी के पास खड़ा था और महक अंदर आरिस के सामने बैठी थी। क्या आप इस शादी से खुश हैं मिस महक? आरिस के इस अचानक किए गए सवाल पर महक का दिल बहुत जोर से धड़का। एक ऐसा सवाल है मिस्टर आरिस? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए मिस महक, प्लीज। मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आए जिसके दिल में पहले से ही कोई और हो। मुझे कोई अधूरी लड़की नहीं चाहिए। आरिस की इस बात पर महक की नजरें घूमकर बाहर खड़े अरमान पर जा टिकी, जो दिखाने के लिए तो फोन पर बिजी था, लेकिन उसका पूरा ध्यान और नजरें उन दोनों पर ही थी। ऐसी कोई बात नहीं है, महक ने अपनी नजरें झुकाते हुए धीमी आवाज में कहा। आरिस ने कड़वाहट के साथ नाम में सिर हिलाया। यू नो मिस महक, मेरी लाइफ में एक लड़की आई थी। उसे मेरे पेरेंट्स ने ही पसंद किया था। मैंने अपने पेरेंट्स की पसंद पर हाँ कह दिया, पर अभी वह शादी तक पहुंची भी नहीं थी कि वो लड़की किसी और लड़के के साथ भाग गई। आरिस का लहजा बहुत दुखी था। मैंने कभी ऐसा सोचा तक नहीं था कि लड़कियां भी माँ बाप की इज्जत को इस तरह मिट्टी में मिलाकर चली जाती है। प्लीज मेरी बात को गलत मत समझना। बस मैं नहीं चाहता कि आने वाले वक्त में मेरे साथ फिर से कुछ ऐसा हो। अगर आपकी लाइफ में कोई है तो प्लीज अभी इनकार कर दो। इस इंसान की बातें सुनते सुनते महक की आंखों से आंसू बहते चले गए और उसका दिल चिक चिक कर सामने खड़े उस शख्स को मांगने लगा। आरिज ने महक की नजरों का पीछा करते हुए बाहर देखा तो उसे सब समझ आ गया था, और एक बार फिर वो बिना अपनी मंजिल पर पहुंचे ही वापस लौट रहा था। क्या वो जानता है? आरिस के इस सवाल पर महक ने उसकी तरफ देखते हुए अपनी नजरें झुका ली और अपने आंसू पोंछते हुए नाम में सिर हिला दिया। क्या ये एक तरफा प्यार है? उसका लहजा बहुत धीमा और नरम था। इस बार महक ने हाँ में सिर हिलाया, जबकि आरिश को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। अच्छा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं। आरिश ने जानबूझकर महक के हाथ पर अपना हाथ रखा। उसका इस तरह महक का हाथ पकड़ना बाहर खड़े अरमान को बुरी तरह भड़का गया। वो बहुत तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ा। हाथ क्यों पकड़ रहे हो? हाथ हटाओ।
अरमान ने अचानक महक का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। इस पल आरिज ने मुस्कुराकर इन दोनों की तरफ देखा, जबकि महक तो बस अरमान को ही देखती रह गई। और इस कदर गुस्सा क्यों हो रहा था? आरिज ने एक गहरी नजर महक पर डाले और खड़े होकर अपने कोट के बटन बंद करने लगा। चलो, आज ना सही कल सही, कल निकाह के बाद हाथ भी पकड़ूंगा। और उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी और महक की तरफ देखा। और कल ही इन सब बातों को पूरा भी करूंगा। सी यू महक, निकाह के बाद मुलाकात होगी, वो भी पूरे हक के साथ। इस बार उसने अरमान मलिक को ये बात अच्छी तरह जता दी और वहां से पलट गया। दूसरी तरफ अरमान अपना उमड़ता हुआ गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। उसने महक की तरफ गुस्से से देखा, उसकी कलाई पकड़ी और उसे बाहर ले जाकर सीधा गाड़ी की फ्रंट सीट पर पटक दिया। जैसे वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा, महक ने डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। अरमान, क्या हो गया है? आप मुझे इस तरह खींचकर क्यों लाए हैं? तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज है या नहीं? वो कैसे तुम्हारा हाथ पकड़ रहा था? और तुम? अरमान ने गुस्से में जोर से स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। कैसे तुमने उसे खुद को छूने दिया? डैम इट! उसका गुस्सा किसी भी तरह कम नहीं हो रहा था। मेरा हाथ तो आप ही पकड़ ही लेते हैं। मैं उसे क्या महसूस करवाना चाह रही थी? अरमान सब समझकर भी अनजान बन गए। उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। उसने आधे घंटे का रास्ता सिर्फ 15 मिनट में तय कर लिया। इस पूरे रास्ते महक ने अपनी सांसें रोक कर रखी थी। उसने आंखें खोलकर अरमान की तरफ देखा। मुझे तो लगा था कि आप सीधे आसमान पर ही जाकर मेरी आंखें खुलेगी, पर शुक्र है हम बच गए। और गहरी सांस लेते हुए बोली, अंदर जाओ। अरमान उसकी बात को इग्नोर करता हुआ अपने होठ भींचकर बोला, चलिए, फिर मेरी एक बात मानिए। मैं एक पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ गई। क्या बात? कल जब मैं दुल्हन बनूंगी और किसी और के नाम की चुनरी ओढ़ूंगी, तो मेरी ख्वाहिश है कि सबसे पहले मुझे आप देखें। उसकी इस अजीब सी डिमांड पर अरमान मलिक ने उसे इस तरह देखा जैसे उसे महक की दिमागी हालत पर शक हो रहा हो। वो मुस्कुराती हुई अंदर की तरफ चली गई। महक तो अंदर चली गई, लेकिन पीछे अरमान मलिक के लिए कई सवाल छोड़ गए। निकाह का वक्त करीब आ चुका था, लेकिन दुल्हन के जोड़े में सजी महक लगातार अपने हाथों की लकीरों को ही देखे जा रही थी, जैसे उन लकीरों में अरमान का नाम ढूंढने की कोशिश कर रही हो। और फिर अचानक एक चमत्कार हुआ। बारात आई ही नहीं और महक का निकाह अरमान मलिक से हो गया। महक तो बस हैरान होकर वक्त का यह अजीब खेल देखती रह गई। निकाह के बाद दोनों को एक साथ बाहर लाकर बिठाया गया, लेकिन ढूंढने से भी अरमान मलिक के चेहरे पर खुशी की कोई छोटी सी लकीर भी दिखाई नहीं दे रही थी। क्या उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती हुई है? वो मासूम लड़की बस यही सोची जा रही थी, पर उसकी जुबान खामोश थी। बाकी सब लोग बहुत खुश थे। कुछ देर बाद महक को अरमान के कमरे में पहुंचा दिया गया। वो बेचारी धड़कते दिल के साथ वहां बैठकर अरमान का इंतजार करने लगी। तभी अरमान बेहद गुस्से में कमरे के अंदर आया। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो अपनी मर्जी से नहीं आया, बल्कि उसे धक्के देकर अंदर भेजा गया है। अंदर आते ही वो ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ा और गुस्से से आईने में दिख रहे अपने ही चेहरे पर नजरें टिका दी। उसके कानों में घर के बड़ों की बातें गूंज रही थी। बेटा, महक से निकाह कर लो। खानदान की इज्जत का सवाल है, वरना बेटी की इज्जत काश की तरह होती है। एक बार टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ती। उसने गुस्से में अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। जिस लड़की से वह हमेशा दूर भागना चाहता था, आज उसी को अपनी जिंदगी में शामिल करना पड़ रहा था। और ये सब घर वालों ने मिलकर किया था। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि बारात ना आने के पीछे भी इन्हीं घर वालों का हाथ था? क्योंकि बारात ना आने पर किसी ने भी कोई बड़ा रिएक्शन नहीं दिया। सब बहुत शांत थे। उसका ये चिढ़ा हुआ अंदाज देखकर महक से रहा नहीं गया और उसके पास आई। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। क्या वो नजरअंदाज करने के काबिल थी? उसे देखते ही अरमान ने सोचा। वो उस वक्त इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि अरमान उसे नजर भरकर देख भी न सका और तुरंत अपना मुंह फेर ले। अगर मुझसे इतनी नफरत है तो मत करते निकाह। मैं एक थोड़े गुस्से में बोली। अरमान का यह बर्ताव उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारी शक्ल भी ना देखता। अब जिंदगी भर मुझे ये दर्द सहना पड़ेगा। अरमान के इन कड़वे शब्दों ने महक का दिल बुरी तरह दुखा दिया। उसकी आंखें नम होने लगी, लेकिन उसने भी अपने ईगो को कम नहीं होने दिया और गुस्से में उसकी आंखों में देखने लगी। बात तो ऐसे कर रहे जैसे आपसे निकाह के लिए मैं मरी जा रही थी। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि आपसे मेरा निकाह हो जाएगा। मैं तो किसी और के लिए दुल्हन बनी थी। आप पता नहीं कहाँ से बीच में आ गए। अपनी बात कहकर वो जैसे ही जाने के लिए पलटी, अरमान मलिक ने गुस्से में उसकी कलाई पकड़ी और झटका देकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। क्या बकवास कर रही हो? होश में हो तुम? महक की बातें और उसका अंदाज अरमान मलिक का दिमाग घुमा गया था। हाँ तो एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रहे जैसे मैंने जबरदस्ती गन पॉइंट पर आपसे निकाह किया हो। छोड़िए मुझे। इतनी सख्ती से मेरा हाथ पकड़ रखा है, दर्द हो रहा है मुझे। वो अपना हाथ छुड़ाकर अपनी कलाई दबाने लगी। हाथ है या हथौड़े?
वो अपने कानों का हाथ लगाते हुए बिस्तर की तरफ बढ़ी। खबरदार, जो बिस्तर पर बैठे, तुम वहां सोफे पर जाकर सो जाओ। मेरे बिस्तर पर आने की जरूरत नहीं है। अरमान की इस नई पाबंदी पर महक को आग लग गई। मैं यही सोऊंगी, समझा आप? और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपका पर्सनल मैटर है। उसने गुस्से में तकिया उठाकर बेड पर पटका। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। साइड हो जाओ यहाँ से। अरमान ने दोबारा उसकी कलाई पकड़ी और उसे सोफे की तरफ धक्का दे दिया। वो बड़ी मुश्किल से गिरने से बची। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं यही सोऊंगी। आपको जो करना है कर लीजिए। अब अगर आपने मुझसे कुछ भी कहा तो मैं बड़े पापा से आपकी शिकायत कर दूंगी। वो उसे उंगली उठाकर सीधे धमकी दे रही थी। पापा का डर किसे दिखा रही हो तुम? अगर नहीं चाहती कि मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर निकाल दूं, तो चुपचाप वहां सोफे पर चली जाओ। इस वक्त अरमान का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसका दिमाग जैसे काम करना बिल्कुल बंद कर चुका था। आप अब आप मुझे कमरे से बाहर निकालेंगे? मैं एक हैरान रह गई। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। अरमान गुस्से में दहाड़ा। कुछ पलों के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। महक को उसका कमरे से बाहर निकालने वाला ये डायलॉग बिल्कुल पसंद नहीं आया था। आपकी इतनी हिम्मत कि आप मुझे यहाँ से निकाल सके? और जैसे उसे चैलेंज कर बैठी। उसकी इस बात पर अरमान ने आव देखा न ताव आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। महक ने गुस्से में झटके से अपना हाथ छुड़ाया और इस बार वो अपनी आंखों को नम होने से नहीं बचा पाई। आप मुझे इस तरह कमरे से बाहर नहीं निकाल सकते। छोड़िए मेरा हाथ। शादी करके आई हूँ यहाँ, कोई भाग कर नहीं आई हूँ। दुल्हन के जोड़े में सजी महक इस वक्त अरमान मलिक पर बुरी तरह फट पड़ी थी। अरमान मलिक ने दांत पीसते हुए उसे घूरा। पहली रात की दुल्हन हो इसलिए लिहाज कर रहा हो, इसलिए सिर्फ कमरे से निकाल रहा हो। वो उसकी कलाई को दोबारा सख्ती से दबोच कर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अगले ही पल महक ने उसकी कलाई पर इतनी जोर से काट लिया कि अरमान उसे देखता ही रह गया और उसने झटके से उसकी कलाई को छोड़ दिया। पागल, जंगली लड़की। वो कलाई सहलाते हुए गुस्से से लाल पीला हो गया। सेम टू यू। इतना कहकर महक जैसे ही पलटी, अरमान ने पीछे से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अचानक हुए इस हमले से वो सीधे उसके सीने से जा टकराए। एक पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगी और दिल की धड़कनें जैसे एक ही रफ्तार पर आ गई। महक ने खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाना चाहा। वो इन रोमांटिक पलों के असर में नहीं आना चाहती थी, खासकर तब जब सामने वाले इंसान की नज़र में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। छोड़िए मुझे, इतनी सख्ती से पकड़ रखा है, मेरी नाजुक सी कमर तोड़कर रख दी है। वो अपनी कमजोरी और नजरों के बदले अंदाज को छुपाने के लिए जबरदस्ती गुस्से का नाटक करने लगी। मेरी दुल्हन हो ना तुम? अरमान ने उसकी कमर पर अपनी उंगलियों की पकड़ और मजबूत करते हुए कहा। ये सुनकर महक का दिल एकदम से जोर से धड़कने लगा। उसने बात संभालते हुए कहा, तो फिर पहली रात की दुल्हन के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, रोमांस की बातें करते हैं। अरमान ने भी अब बात को दूसरा ही रंग दे दिया। उसने महक को थोड़ा और खींचकर खुद से लगा लिया और उसकी कॉलर बोन पर अपने दांत गड़ा दिए। महक तड़प उठी और बुरी तरह छटपटाने लगी, लेकिन उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पाई। अरमान की नजदीकियां और बढ़ने लगी थी। उसके होठ महक की गर्दन से होते हुए उसकी धड़कनों पर आने लगे। उसका डीप गला इस वक्त अरमान के सामने आ चुका था। उसकी इस शिद्दत को महसूस करके महक का दिल अंदर ही अंदर पिघलने तो लगा था, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि अरमान ये सब प्यार में नहीं बल्कि गुस्से में कर रहा है। दूसरी तरफ अरमान, जो शुरुआत में सिर्फ गुस्से की वजह से उसके करीब आया था, धीरे धीरे उसके हुस्न के आगे बहकता चला गया। तभी महक ने उसकी इस दीवानगी को तोड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अरमान को पीछे धकेला। वो थोड़ा लड़खड़ाकर पीछे हटा और सामने खड़ी महक को हैरानी से देखने लगा, जो खुद को संभालते हुए अपने जज्बातों पर काबू पा रही थी। पूरी जंगली हो तुम, शर्म तो तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरी। उसकी तरफ बढ़ते हुए अरमान थोड़े सुस्त और मदहोश लहजे में बोला, आपसे तो कम ही हूँ। आमने सामने जवाब देती हुई वो भागकर बेड पर चढ़ गई। अरमान ने गुस्से में अपना सिर झटका और अपनी शर्ट उतारकर दूर फेंक दी। ये क्या कर रहे? शर्ट क्यों उतारी? बेड पर खड़ी महक उसके भारी भारी मसल्स को देखकर थूक निकलते हुए बोली, इतनी भी मासूम मत बनो। पलक झपकते ही अरमान भी बेड पर चढ़ा है। महक ने एक तरफ से होकर भागना चाहा, लेकिन अरमान ने उसकी गर्दन के पीछे हाथ रखकर उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद करीब कर लिया। उसने दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़कर उसे पूरी तरह अपने काबू में ले लिया और उसे थोड़ा पीछे की तरफ झुकाते हुए सीधे उसकी आंखों में देखने लगा। महक का दिल अब 120 की रफ्तार से धड़कने लगा था। वो पूरी तरह अरमान के सहारे टिकी हुई थी। अगर वो इस वक्त उसे छोड़ देता तो वो सीधे पीछे बिस्तर पर जा गिरती। अरमान के इस अचानक बदले अंदाज ने महक को शर्माने पर मजबूर कर दिया। अरमान ने उसका चेहरा अपने और करीब किया और उसकी गुलाबी नाजुक होठों को चूमने लगा। महक की आंखें पूरी की पूरी खुली रह गई।
वो हैरान होकर अपने ऊपर झुके अरमान मलिक को देखे जा रही थी, जब उसे बेहद गहराई से किस करने लगा था। महक के होठों से लगते ही अरमान जैसे किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। महक के दिल की धड़कनें अब तेज होती जा रही थी। इसी बीच धीरे धीरे अरमान का हाथ महक की धड़कनों पर आकर रुक गया। वो उसकी धड़कनों को छूकर महसूस करने लगा। अब महक की हिम्मत जवाब देने लगी थी। वो बुरी तरह छटपटाई, लेकिन इस बार अरमान की पकड़ बहुत सख्त थी। वो उसे अपनी आगोश में लिए हुए बिस्तर की तरफ झुक गया और तकिए पर उसका सिर गिरा दिया। महक के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन वो अरमान के होठों के बीच ही दम तोड़ गई। जैसे जैसे रात गुजरती गई, अरमान की दीवानगी और उसकी शिद्दत बढ़ती चली गई। महक ने शुरुआत में उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत के आगे उसकी हर कोशिश कमजोर पड़ गई। आखिरकार उसने अपना आप खामोशी से अरमान के हवाले कर दिया, जिसने बहुत इज्जत और हक के साथ उसे अपने सीने से लगाया और उसे हमेशा के लिए अपना बना लिया। अगली सुबह जब महक की आंख खुली तो उसका पूरा वजूद दर्द से टूट रहा था। उसने सिर उठाकर देखा तो अरमान अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। महक का सिर उसके सीने पर था। अरमान ने नींद में भी उसे मजबूती से अपनी बाहों में पकड़ रखा था। वो एकटक उसके चेहरे को निहारती चली गई। पूरी रात इस इंसान ने अपनी जुनूनी दीवानगी मुझ पर बरसाई थी, जबकि यह तो मुझसे मोहब्बत का दावा भी नहीं करता। ये सोचते ही महक के चेहरे पर शर्म की लाली बिखर गई। जब अभी मोहब्बत नहीं करता तब ये हाल है। जिस दिन इसे मुझसे सच में मोहब्बत हो गई, ना जाने मेरा क्या हाल करेगा। ये सोचकर महक के बदन में एक सिरहन सी दौड़ गई। ठीक उसी पल अरमान की नींद अचानक से खुल गई, लेकिन उसने ये जताने के लिए अपनी आंखें बंद ही रखी कि अभी भी वो सो रहा है। महक उसे सोता हुआ समझकर अपनी उंगली से उसके गाल को हल्के से छूने लगी। वो सब कुछ भुलाकर बस उसके चेहरे को देखे जा रही थी। उंगली से उसके चेहरे को सहलाते हुए जब वो उसके होठों तक पहुंची तो उसका दिल एक बार फिर 120 की रफ्तार से धड़कने लगा। रात को इन्हीं होठों ने न जाने उसके जिस्म पर कहाँ अपने हक की मुहर लगाई थी, लेकिन एक बार फिर उसे अपने बदन पर वो मीठा सा दर्द और जलन महसूस होने लगी। वो उसके होठों को छूती हुई उंगली से सहलाते हुए उसकी कॉलर बोन तक आई, जिसे देखने के लिए हमेशा महक की जान अटकी रहती थी। उसने पहले भी कई बार उसे छूने की ख्वाहिश की थी, पर हमेशा खुद को रोक लेती थी। लेकिन आज वो पूरे हक के साथ उसे छू रही थी। खुद पर काबू ना रख पाने की वजह से महक थोड़ा आगे बढ़ी और अरमान की कॉलर बोन पर झुककर अपने नाजुक और नरम होठ रख दिए। महक को इस तरह खुद के करीब आता और प्यार करता देखकर सोए हुए अरमान के जज्बातों में भी एक जबरदस्त तूफान सा आ गया। महक के उस हल्के से स्पर्श ने अरमान को फिर से उसी रात वाले जुनूनी रूप में ला दिया था। अगले ही पल महक के वजूद पर उसकी पकड़ और भी सख्त हो गई, जिसे महसूस करते ही महक के होश उड़ गए। उसने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन खुद को अरमान की उस मजबूत गिरफ्त से आजाद नहीं करा पाई। अरमान धीरे धीरे महक को पहनाए हुए अपनी ही शर्ट के बटन खोलने लगा। अरमान प्लीज, अब और नहीं, उर्वासी होकर मिन्नती करने लगी। लेकिन अरमान ने उसका सिर वापस तकिए पर टिका दिया और अपनी मधोश आंखें उसकी आंखों में गड़ा दी। महक के चेहरे पर फैले शर्म और हया के रंग को देखकर वो दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और नीचे झुककर उसने एक बार फिर उसके गुलाबी होठों को चूम लिया। महक की सांसें तेज होने लगी थी और अरमान एक बार फिर पूरी शिद्दत से उस पर हावी होता चला गया। शादी के बाद रिसेप्शन का फंक्शन बहुत ही धूमधाम से रखा गया था। हर छोटे बड़े और खास मेहमानों को बुलाया गया था। इस दावत का हिस्सा बनने के लिए आमना बेगम और उनके बच्चे भी आए थे। आमना ने आज सब लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगी, क्योंकि उन्हें अब पता चल चुका था कि अहमद अब इस दुनिया में नहीं रहे। वे इस बात पर बहुत रोई थी, ना जाने क्यों, लेकिन उनके दिल को एक गहरी ठेस लगी थी और आज वो अपने बच्चों के साथ यहाँ सबसे माफी मांगने आई थी। लेकिन इतना दिल दुखाने के बाद उन्हें इतनी आसानी से माफी कैसे मिल जाती। दिलावर मलिक और उस्मान मलिक ने अपना हंसता खेलता सगा भाई खो दिया था, इसलिए आमना को माफ करना उनके लिए इतना आसान नहीं था। फिर भी जब उस औरत ने हाथ जोड़कर माफी मांगी तो उन्होंने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन दोबारा उसे दिल से अपना नहीं सके। आमना खुद तो सुधर गई थी, लेकिन उनकी औलाद अब भी नहीं सुधरी थी। सलमा ने जब महक को अरमान के साथ दुल्हन बने खड़े देखा तो अंदर ही अंदर जलने लगा। उसने ऐन मौके पर महक को किडनैप करने का प्लान बना लिया। अपने इस गंदे इरादे को पूरा करने के लिए उसने बहुत ही चालाकी से महक को बेहोश किया, उसे अपनी गाड़ी में डाला और वहां से गायब हो गया। कुछ ही देर में जब सबको पता चला कि महक वहां नहीं है तो पूरे घर में हड़कंप मच गया। सब उसे हर तरफ ढूंढने लगे। सब बेहद परेशान थे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक महक कहाँ गायब हो गई। वहां खड़ा अरमान अंदर से टूट रहा था और उसे रह रह कर महक के सुबह वाले शब्द याद आ रहे थे। सुबह महक ने सिसकते हुए उसे पूछा था, जब आप मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते तो फिर मेरे इतने करीब क्यों आए। उसकी बात पर अरमान मलिक चिढ़ गया था। क्यों ना आता, तुम पर मेरा पूरा हक है और खुद मुझसे निकाह करके तुमने मुझे हक दिया है। वो तैयार होते हुए उसे बात जता रहा था, लेकिन जब दिल में मोहब्बत ही नहीं है तो आप मेरे पास भी नहीं आ सकते।
महक अपनी बात पर अड़ी हुई थी। ये किस किताब में लिखा हुआ है कि हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे के पास आना सिर्फ मोहब्बत पर ही टिका होता है? अरमान ने अब की बार बेहद संजीदगी से पूछा था। एक जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिंदगी में बाकी सब चीजों की जरूरत होती है। और मैं जब चाहूँ तुमसे अपना हक ले सकता हूँ। तुम मुझे रोक नहीं सकती, समझी तुम? वो उसे गुस्से से वार्न करते हुए बोला था। मेरे को अरमान की उस बात पर बहुत दुख हुआ था। क्या बिगड़ जाता अगर वो सिर्फ इतना कह देता कि मुझे तुमसे मोहब्बत होने लगी है? लेकिन नहीं, वो तो उसे सिर्फ एक जरूरत समझ रहा था, अपना हक मान रहा था। वो अपने आंसू पोंछते हुए अपना मुंह फेर गई। अगर अल्लाह ने मुझे आपसे हमेशा के लिए छीन लिया तो? महक के अचानक कहे इन शब्दों ने अरमान को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। और उस वक्त कहे गए उसके वही शब्द जैसे आज सच हो रहे थे। अरमान बेटा, मेरे साथ चलो। मुझे पता है कि सलमान ने महक को कहाँ छुपाया होगा। अचानक आमना बेगम ने सबके सामने अरमान से कहा। अरमान तुरंत उनकी बात समझ गया और उनके साथ निकल पड़ा। उस्मान मलिक ने भी साथ जाना चाहा, लेकिन अरमान ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को साथ लेकर गया। वे सब सलमान के उस फ्लैट पर पहुंचे जहां उसने बेहोश महक को रखा हुआ था। सलमान अपनी माँ के साथ अरमान को वहां देखकर कंट्रोल से बाहर हो गया। उसने अरमान पर हाथ उठाना चाहा, लेकिन अरमान कहाँ उसके हाथ आने वाला था। अरमान ने मार मार कर उसकी अच्छी खासी हालत खराब कर दी। आखिरकार आमना बेगम के रोकने पर ही वो रुक गए। इसके बाद वो अपनी महक को अपनी बाहों में उठाकर वहां से तुरंत निकल गए, जबकि आमना बेगम अपने जख्मों से चूर बेटे को देखती रह गई। अरमान महक को सही सलामत लेकर घर आ गए। उसे देखकर सबने खुदा का शुक्रिया अदा किया। महक अभी भी बेहोश थी। धीरे धीरे सब लोग बारी बारी से अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। ये एक बहुत ही मुश्किल और कड़ा वक्त था, जो आखिरकार गुजर चुका था। बेटा, महक का ख्याल रखना, सलमा बेगम ने अरमान से धीरे से कहा, तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। अरमान खुद महक को लेकर इन कुछ घंटों में इतना ज्यादा डर गया था कि उसे पहली बार एहसास हुआ कि महक उसके लिए क्या मायने रखती है। सच है, जब कोई इंसान आपको हर वक्त बिना किसी मेहनत या तकलीफ के आसानी से मिल जाता है तो उसकी कद्र नहीं होती। आज जब उसे खोने का डर जगा तो महक के लिए अपने दिल में छिपी सच्ची मोहब्बत को महसूस करते हुए अरमान ने अपनी आंखें बंद कर ली। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब महक की आंख खुली। कुछ पलों के लिए तो उसे होश संभालने और ये समझने में वक्त लगा कि वो कहाँ है। उसने पलटकर अपने पास सोए हुए अरमान को देखा। वो अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि वो सच में सो रहा था या बस यूं ही आंखें बंद करके लेटा हुआ था। वो बिस्तर पर थोड़ा सा हिली तो अरमान की आंख तुरंत खुल गई। वो फौरन उस पर झुका। तुम ठीक तो हो ना महक? उसके लहजे में महक के लिए हद से ज्यादा फिक्र और तड़प थी। महक की आंखों के सामने गुजरा हुआ पूरा नजारा एक बार फिर घूम गया कि किस तरह सलमान ने जबरदस्ती उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया और किडनैप करके ले गया। लेकिन अब जब उसकी आंख खुली तो उसके पास अरमान मौजूद था। ये सब कैसे हुआ? उलझन भरी नजरों से अरमान को देखने लगी। तभी अरमान ने नीचे झुककर उसकी दोनों आंखों पर बारी बारी से अपने होठ रख दिए। उसके इस अंदाज में एक अजीब सा जुनून और दीवानगी महसूस हो रही थी। मैं यहाँ कैसे? वो सलमान? महक ने पूछना चाहा, पर अरमान ने तुरंत उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और उसे आगे बोलने से रोक दिया। तुम सिर्फ अरमान की महक हो, सिर्फ अरमान की, समझी तुम? उसने महक को बेहद सख्ती से अपने सीने में भींच दिया, जैसे अगर उसने पकड़ ढीली छोड़ी तो कोई उसे छीनकर ले जाएगा। वो एक अजीब सी इनसिक्योरिटी महसूस कर रहा था। शायद महक को खोने के डर ने उसे ऐसा बना दिया था। मेरी सांस। महक को लगा कि उसका दम ही घुट जाएगा। वो इस कदर दीवानगी से उसे खुद से लगाए हुए था। उसकी उखड़ती हुई सांसों को महसूस करते ही वो तुरंत थोड़ा पीछे हटा। उसने महक का सिर अपने सीने पर रखा और प्यार से उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। मुझे प्यास लगी है। आंखें बंद किए ही महक धीरे से बोली। अरमान ने फौरन पास रखे जग से गिलास में पानी निकाला और उसके होठों से लगा दिया। महक उसकी इस अचानक बदली हुई फिक्र पर हैरान होकर उसे देखने लगी। इतनी केयर? वो गिलास एक तरफ रखकर अभी तक हैरत से उसे देखी जा रही थी। तुम ठीक तो हो ना महक, मेरी जान? वो हैरानी से हाँ में सिर हिलाते हुए अपनी आंखें बंद कर गई। फिलहाल वो कुछ भी बोलने या समझने की हालत में नहीं थी। अरमान ने उसका सिर तकिए से उठाकर वापस अपने सीने पर रख लिया और रिमोट से कमरे की लाइट डिम कर दी। इतनी परवाह कर रहे? लगता है दिमाग पर असर हो गया है इनके। वो धीरे से बड़बड़ाए। दिमाग पर नहीं, दिल पर हुआ है। अरमान ने भी तुरंत जवाब दिया। तभी अचानक महक का ध्यान अपने कपड़ों पर गया। वो तो रिसेप्शन की भारी भरकम ड्रेस पहने हुए थी, पर इस वक्त वो नाइट ड्रेस में थी। मेरे कपड़े किसने चेंज किए? अरमान ने उसके बिखरे बालों को प्यार से उसके कान के पीछे किया। मेरे अलावा कोई और ये हिम्मत कर सकता है क्या? उसका यह मदहोश कर देने वाला लहजा महसूस करते ही महक की रीढ़ की हड्डी में एक सनसनी सी दौड़ गई। वो शर्माकर तुरंत दूसरी तरफ करवट बदल गई। अरमान ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया तो महक ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। यू आर सो ब्यूटीफुल। वो उसकी गर्दन के पास अपने होठ रखते हुए
उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था, ऐसी तारीफ जो उसने कल से अब तक एक बार भी नहीं की थी। और अपने शौहर के मुंह से तारीफ सुनना तो हर बीवी का हक होता है। मैं थोड़ा सा उसकी तरफ मुड़ी। जब प्यार ही नहीं करते तो फिर तारीफ क्यों कर रहे हैं? उसकी इस बात पर अरमान ने सिर झटका। कल से लेकर अब तक और क्या किया है मैंने? उसने महक को अपनी तरफ घुमाया और पूरी तरह उस पर हावी हो गया। मैं इस वाले प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे तो बस यही प्यार करना आता है और बहुत सारा करना आता है, वो भी सिर्फ तुम्हारे साथ। अरमान ने महक के हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली और उस पर झुक गया। जैसे जैसे रात गुजरती गई, अरमान ने अपनी दीवानगी से महक को ये महसूस करा दिया कि वो उसे कितना प्यार करता है। अरमान का हर स्पर्श, उसकी हर हरकत पर महक बस शर्माती रह गई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये प्यारी सी लव स्टोरी आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नई कहानियों के सफर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं